जब हृदय में भाव फूटते हैं, जब भावों की उतनी गहराई नहीं होती तब वो बोलता है। जैसे जैसे भाव और गहरा होता जाता है वो गाता है, और अगर वो संपूर्ण गहराई को प्राप्त हो जाए तो निःशब्द हो जाता है। सुकृति के इस प्रस्तुति ने हम सबको निःशब्द कर दिया। कम से कम मेरे लिए तो यही बात है। पता नहीं क्या है इस भजन या गीत, जो भी आप कह लीजिए, जब भी प्रस्तुति होती तो मैं अपने अश्रुधारा को रोक नहीं पाता हूं। और श्रद्धांजलि किसी को दी जाए तो वह पुष्प भी हो सकता है, माला भी हो सकता है, नैवेद्य भी हो सकता है, लेकिन अश्रु से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है अंजलि प्रदान करने के लिए। भाव अपने पराकाष्ठा पर पहुंचे, तभी उसमें उस रस की अनुभूति होती है जिस रस को परमानंद की ओर ले जाने वाला कहा गया है। यहां तक कहा गया है कि रस ही वो है, रसो वैसा। उसी रस में आपका वास है। तो उस परम तत्व, परम आनंद, परम रस के संधान में हम सब लगे रहे। सब अपनी अपनी क्षमता और सीमा के अनुसार यात्रा करता है। जिसकी नाव छोटी होती है वो अपने छोटी छोटी चप्पुओं को चलाते हुए आगे बढ़ता है। जो बड़े जहाज पे हैं वे और तेजी से निकल जाते हैं, कुछ स्पीड बोट की तरह निकलते हैं, कुछ छोटी छोटी नौकाएं धीरे धीरे चलती। कहां कौन पहुंचेगा ये मुख्य नहीं है, चलते रहना चाहिए। ये गति आवश्यक है। और गुरु उसमें नाविक के समान मार्गदर्शन करता हुआ पतवारों को एक दिशा देते हुए चलता है। गलत दिशा में गया तो यात्रा असंपूर्ण हो जाती है। या इस यात्रा में पड़ाव है पर लक्ष्य बहुत दूर है। पड़ाव आते रहते हैं लेकिन यात्रा चलती रहनी चाहिए। तो आज हम एक ऐसे ही साधक, महान साधक के स्मृति को तर्पण करने के लिए, अपनी रागांजलि को अर्पण करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। जिन्होंने साधना की, साधना सभी करते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए सभी साधक हैं, लेकिन एक निष्ठ रूप से संपूर्ण जीवन की यात्रा में साधना करने वाला ही परम साधक हो जाता है। ये एक निष्ठता आज के जमाने में थोड़ी कम हुई। साधना तो है, लोग साधना करते हैं, लेकिन निष्ठा ज्यादा दिन रह नहीं पाती है। अचानक से ख्याल आया कि संगीत में साधना करनी है, आज करते हैं, कल करते हैं, परसों फिर वो कुछ और होने लगता है। निष्ठा को बनाए रखना, लगन को बनाए रखना ये आसान काम नहीं है। साधना कर लेना भी आसान है। अचानक से मूड आया, 4 घंटा रियाज कर लिया, अगले दिन 4 मिनट भी समय नहीं निकला। तो किसी एक लक्ष्य के प्रति पूर्णतः समर्पण करना, अपने जीवन को अर्पित कर देना, ये हमने गुरुजी से सीखा है। गुरुजी ने मुझे केवल राग नहीं सिखाया। राग एक वस्तु की तरह है। वो गुरु अगर किसी को दे दिया, ले जाओ भाई ये 100 रुपया दे दिया, लेकिन
रुपए छापने की मशीन ही दे दे तब बात बनती है। रुपया तो कोई भी दे सकता है, 2-4 गड्डी दे सकता है, बड़े नोट छोटे नोट जिसके पास जो है दे देगा, लेकिन मशीन आसानी से हस्तांतरित नहीं होती। लेकिन शायद उन्हीं के आशीर्वाद का, उन्हीं के मार्गदर्शन का यह परिणाम था या मेरे ऊपर कि मैं एकनिष्ठ होकर के एक काम में लगा हूं। मेरी छोटी छोटी नौका छोटी छोटी चप्पुओं के सहारे कहां तक पहुंचेगी ये मेरा मूल नहीं है, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। जब मैं सिखाने बैठता हूं, सिखाने के व्यासपीठ पर बैठता हूं, तो मान के चलता हूं कि मैं और मेरी परंपरा, गुरु परंपरा वो सिखा रही है। सीखने वाला कितना सीखेगा ये मेरा काम नहीं है, ये उसका काम है। नदी बहती है, आप उसमें से पानी उठाते, किसी के पास छोटा सा मग है वो छोटा सा उठा लेता है, किसी के पास बड़ी बाल्टी है वो भर लेता है, किसी के पास पूरा पाइप लगा हुआ है तो वो निकाल लेता है मशीन से। नदी ना तो खाली भी नहीं होती, वो बहती जाती है। ये नदी का प्रवाह हमारी परंपरा का प्रवाह है। परंपरा, मैंने देखा अपने गुरु जी को, हमेशा अपने गुरु जी को याद करते थे। पंडित श्री कृष्ण नारायण रातंजनकर जी उनके प्रमुख गुरु हुए। वैसे तो उनको और भी लोगों से सीखने का सौभाग्य मिला, जिसमें पंडित राजा भैया पूछ वाले ग्वालियर घराने के, सदाशिवराव अग्निहोत्री जी ग्वालियर घराने के, और बाड़ा भाव उमड़ेकर कुंडल गुरु के नाम से विख्यात थे एक समय। ये बहुत पुरानी बातें हैं। हमें पता है कि हमारे गुरुजी के गुरुजी कौन है। हमारे बहुत सारे बालकों को ये नहीं पता होता है कि हमारे गुरुजी कौन है, इसलिए ये आयोजन किए जाते हैं। और संयोग देखिए, जैसे आप कभी कभी परिचय कराते हैं, ये मेरा मानस पुत्र है, फिर कभी कभी कहते हैं ये मेरा मानस पुत्र है, यानी अपने मन से उसको मान लिया है। ऐसे ही गुरु भी होता है, तो गुरु के साथ साथ मानस गुरु भी होता है, जिन्हें आप आदर्श मान लेते हैं, जिनसे आप गाहे बगाहे जाने अनजाने कुछ सीखते चले जाते हैं। संयोग की बात है कि मेरे एक प्रकार के मानस गुरु भारत रत्न पंडित रविशंकर जी हैं। मैं बचपन से उनको इतना सुना और उनकी एक एक गतिविधियों को देखा, उनकी एक एक कारनामों को मैंने थोड़ा नजदीक से देखने का मुझे सौभाग्य मिला। मैंने कई बार उनको सामने बैठ के सुना है, और बहुत बार वो जिधर जाते थे उनके पीछे पीछे घूमता हुआ बालक सुलभ जिज्ञासा से, उत्सुकता से उनको देखता भी रहता था। ग्रीन रूम जा रहे हैं, किशोरी मुनकर जी गाने वाली हैं, स्वरमंडल मिला रही हैं, तानपुरा मुझे बजाने का सौभाग्य मिल गया। 1982 की बात है। ग्रीन रूम में बैठा हुआ हूँ, तानपुरा छेड़ना आता था लेकिन मिलाना उतना नहीं आता था, या कह लीजिए नहीं आता था, आज भी नहीं आता है। तो वहां पे मैं उसको कैसे छेड़ता, चुपचाप बैठा हुआ था। पंडित रविशंकर जी आए, किशोरी मुनकर जी से 2-4 बातें की ग्रीन रूम में, फिर हमसे उन्होंने तानपुरा लिया, मेरे ही बगल में बैठ करके उन्होंने उस तानपुरे को ट्यून किया। वो चाहते तो रविशंकर बन करके मंच के सामने एक गद्दी में विराजमान हो जाते, क्योंकि उन्हीं का आयोजन था और वो रविशंकर थे, कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं थे। संपूर्ण विश्व में जिनके संगीत का डंका बजता था, ऐसे रविशंकर। लेकिन उन्होंने तानपुरा मिलाया, एक चौकी जैसी जगह पर बैठ करके पैर लटका के मेरे हाथ में थमाया, कहा धीरे धीरे बजा, सॉफ्टली बजा के दिखाया। हो गया, गुरु ही तो है, कुछ तो सिखाया, कुछ तो मैंने सीखा उनसे। ऐसे में सीखता चला गया। तो आज ही का दिन था, आज से 10 साल पहले, 2012, डेट याद रखिएगा, 12 दिसंबर 2012। महान व्यक्ति थे, तो उन्होंने अपने महापरिनिर्वाण के लिए भी एक ऐसा ही दिन चुना जो आप भूल नहीं सकते। 12
पर। सुबह का वक्त था, मैं रियाज करने बैठा हुआ था, संजोग से मैं राग परमेश्वरी गा रहा था। ऐसे ही मोबाइल में एक मैसेज आया, शायद व्हाट्सएप नहीं था उस जमाने में मेरे पास। जो मैसेज आया उसमें लिखा हुआ था कि पंडित रविशंकर जी इज नो मोर, और मैं परमेश्वरी गा रहा था। उसी व्यक्ति का वो सृजन था, वो सृजन करता थे, सृजक थे राग परमेश्वरी के, और मैं वही गा रहा था। जब मेरे पास ये संवाद आता है तो फिर मेरी आंखें अश्रुपूरित हो जाती है, अश्रु से श्रद्धांजलि देता हूँ, राग परमेश्वरी गाता रहता हूँ। शाम को ऐसे ही गुरु जी के स्मृति में कार्यक्रम था मेरे फ्लैट में, तब ये स्थान नहीं था, मेरे फ्लैट में ही कार्यक्रम होता था। विद्यार्थीगण आते थे। अगर अक्षत को याद होगा तो मैं यमन प्रस्तुत करने वाला था। क्या करने वाला था? यमन। लेकिन और मेरे साथ आदित्य साहू, मेरा एक बहुत अच्छा विद्यार्थी था, बहुत अच्छा संगीतज्ञ था, अब एक आम इंजीनियर बन चुका है। जैसे सारे बच्चे बन जाते हैं वैसे एक बच्चा और इंजीनियर बन गया। तो वह इंजीनियर बच्चा मेरे साथ बजाने वाला था। उस समय इंजीनियर नहीं था, गजब गाने वाला था। तो मैंने उससे बताया कि मैं यमन नहीं गा रहा हूँ, जोगेश्वरी गाऊंगा आज। तो उसने बैठने से मना कर दिया। उसने कहा कि मुझे आता नहीं है राग। राग जोगेश्वरी से किया। इसी प्रकार मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ ये आपको बता दूं। थोड़े दिन पहले की बात है, कुछ महीने पहले की बात है, मेरे जेहन में एक राग आया। अक्सर आता है कोई राग कि ये राग मुझे गाना चाहिए, जो मैंने नहीं सीखा है। मैंने पहले ही कहा है कि मैंने गुरुजी से नोटों की गड्डी नहीं, नोट छापने की मशीन ही उठा ली, उनसे मांग के ले लिया। तो जो मैं नोट छापता हूँ वो उन्हीं का है, भले ही मैं छाप रहा हूँ। मैं कहता हूँ, छाप मार के कहता हूँ मैं, लेकिन वो मशीन किसी और की है। तो उसी मशीन पर मैंने राग बैरागी तोड़ी, इसके बंदिशों की रचना कर दी बिना किसी पर्पस के। सुबह बनास में थोड़े दिन पहले एक कार्यक्रम, आपको पता होगा, मैं गाने जा रहा था। तो वहां पे मुझे गाना, तो मैंने कहा बैरागी तोड़ी ही गाऊंगा, सोचता हूँ नया राग है, लेट्स ट्राई। नहीं पता नहीं क्या हुआ, फिर वो बना नहीं। और फिर मेरे जहन में एक दूसरा राग आ गया, भवानी भैरव। अब फिर भवानी भैरव की बंदिश बनी, वो मैं गा दिया। बैरागी तोड़ी पीछे छूट गया, बिना गाए वो पड़ा रह गया उपेक्षित। मैं कहीं कब गाऊंगा इसको, कि सुबह की सभा ये वो। तो इस बार मैंने जानबूझ के सुबह रखी थी, क्योंकि मैं शाम की सभाओं से थोड़ा आजीज आ गया हूँ, वही एक तरह का, थोड़ा सुबह का आनंद लीजिए। तो सुबह की सभा के लिए मैंने सोच लिया कि बैरागी तोड़ी गाऊंगा। कुछ भी ध्यान नहीं कि क्या होने जा रहा है, लेकिन कोई तो है जो ये निर्देश देता रहता है, अलक्ष्य में बैठकर। अलक्ष्य, इसी को अलख बोलते हैं। तो अलख अलक्ष्य से बना है। उस अलक्ष्य से निर्देश प्राप्त था कि बैरागी तोड़ी आज तुम गाओ। क्यों गाओ? क्योंकि बैरागी तोड़ी पंडित रविशंकर जी के द्वारा निर्मित राग, जो मुझे ध्यान नहीं था। निर्देश मिलता गया, मेरी चप्पू चलती गई, यात्रा चलती गई, नाव आगे बढ़ती गई। तो बंदिश बन के तैयार थी काफी दिन से ही, हालांकि मैंने बहुत रियाज नहीं किया है। मैंने उनका वो कहा, चेयर पे बैठे यहाँ पे टेक लगा के अच्छे से बैठे। फिर मैंने सोचा कि आज इसकी प्रस्तुति करता हूँ, और ये मेरे मानस गुरु पंडित रविशंकर जी को ये श्रद्धांजलि होगी। गुरु जी को श्रद्धांजलि तो मैं हमेशा उनके द्वारा सिखाए रागों से देता ही हूँ। आज उनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में, उनके अलक्ष्य निर्देशन से जो मैंने बनाई बंदिश है, वो राग के सहारे प्रस्तुत करूंगा। तो मैंने क्या रविशंकर जी से केवल यही बातें सीखी हैं, जो असली बात सीखी हूँ मैं पहले अंत में बता देता हूँ। ज्यादा दिन अब नहीं बोलूंगा। रागिनी ने कहा था कुछ तो आप बोलेंगे, हमने कहा जरूर, बोलना तो चाहिए। आजकल संगीत सभाओं में जाता हूँ, कल भी गया, इससे बाद में भी और भी जगह जाऊंगा, जाता रहूंगा, जा रहा हूँ। तो चूंकि बहुत दशकों से मैं चेंज देख रहा हूँ, या मैं संगीत को करीब से देख रहा हूँ, दशकों से,
5 दशक, 50 साल से सुन रहा हूँ, बचपन से सुन रहा हूँ, बहुत गहरे से सुन रहा हूँ। कलाकार को केवल सुनता नहीं हूँ, घुस जाता था ग्रीन रूम में, देखता तो वो क्या कर रहे हैं, कैसे मिला रहे हैं, तबले वादक से कैसे बात कर रहे हैं। वो सारी चीजें मुझे सीखनी थी, क्योंकि मुझे कलाकार बनना था। जब बनना होता है तब आप पूरा देखते हैं तब, और जब आपको कुछ नहीं बनना होता तो आप पैसिव ढंग से बैठ के सुनते हैं और आधा बोलते हुए घर निकल जाते हैं। एक्टिव लिसनिंग, कलाकार के बगल में जाना, तानपुरा बजाने के लिए प्रयास करना। कहीं पर एक जगह गए, मालूम चला हारमोनियम वादक आया नहीं, मोबाइल का जमाना नहीं था। ऐसा 2 बार हुआ है मेरे साथ। मोबाइल का जमाना है, हारमोनियम वादक के यहाँ लोग भेजे जा रहे हैं, मालूम चला वो तो घर में है ही नहीं, और जो आने वाले थे वो आइबे नहीं किए। ध्रुव जी गायब, हम लोग बोले अरे उमा शंकर को देखो कहाँ है, संकट मोचन। इधर गए उधर गए, कई जगह गए, लोगों को भेजा जा रहा है, उधर कार्यक्रम में देर हो रहा है। गाने वाला एक युवा नहीं, किशोर कलाकार संजीव अभ्यंकर, उसकी पहली प्रस्तुति संकट मोचन में। मैं ग्रीन रूम में एज यूजुअल, तो देखा परेशान है पंडित जसराज जी, परेशान है, वो परेशान है। तो मैंने कहा कि थोड़ा हारमोनियम मैं भी बजाता हूँ, अगर हारमोनियम मिल जाता तो मैं बजा देता। तो अच्छा बजाते हो आप? बैठ गया मैं वहाँ पे बजाने, तो ठीक ही बजा रहा था। राग जोग की प्रस्तुति कर रहा था वो। मैं मंच पे गया तो संजीव अभ्यंकर के पहले कार्यक्रम में बनारस में, उसे नहीं याद है और मुझे याद दिलाना भी नहीं, उसको याद नहीं होगा, तो मैं उसमें बजाया। ठीक इसी तरह से मधुर पुद्गल जी परेशान थे, ऐसी सुबह की सभा में तुलसी घाट में। परिचय नहीं था, संजय से मेरा परिचय नहीं था, इनसे भी नहीं था, मैं तो एक साधारण सा। तो वह जाके देखा कि परेशान है, अरे किसी को बुलाओ, रीवा कोठी में देखो कोई हारमोनियम है, वहाँ पे कोई बजाने वाला। एक लड़का आया हारमोनियम लेकर, हारमोनियम तो अच्छा था, उसको बजाने ही नहीं आता था। तो उसने कहा कि ठीक है भाई, सापा दबा के ही बैठो। अब मधुर पुद्गल जी गा रहे, वो सापा दबा के बैठे, बांती भर रहा है। मैंने कहा कि आप इजाजत दें, मैं थोड़ा बजा दूं, आता है थोड़ा सा, तो बजा लेता हूँ। तो बजाया तो बड़े, अरे तो आप अच्छा बजाए, बहुत बढ़िया। तब से उनका संबंध हमारे उनसे बन गया। फिर उन्होंने मुझे, एक जगह मेरा कार्यक्रम था दिल्ली में, मैंने उनको कहा कि आप आएंगे, तो चूंकि उनका वो बड़ा एहसान मान रहे थे कि अरे मेरा कार्यक्रम बर्बाद होने से बच गया इसकी वजह से। मैंने बजाया, बहुत अच्छा बजाया था, भैरव में बजाया था। तो वो बहुत खुश होकर के हमसे, जब दिल्ली में उनको मैंने कहा कि IIC में मेरा प्रोग्राम है, आप आएंगे फोन से? बोले हाँ जरूर आएंगे। वो अपने पत्नी के साथ वहाँ हाजिर, कार्यक्रम सुना उन्होंने, सुन के देखा कि ठीक गाते हो, ये अच्छा गाते हो, काफी अच्छा कार्यक्रम हुआ था, हवीर गाया था मैंने। तो मेरे साथ तानपुरा बजाने के लिए जो 2 लोग बुलाए गए थे, उस जमाने में इलेक्ट्रॉनिक नहीं था, ये सब 94-3 की बात बता। तो वो तानपुरा जो दोनों बजा रहे थे, उनको बुक किया गया था गंधर्व महाविद्यालय से, जिसके वो प्राचार्य थे, या उन्हीं का कॉलेज ऐसा कह लीजिए, बहुत नामी कॉलेज है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो दोनों लड़के थे, उनको मुझे पेमेंट देना था। तो वो पीछे उन लोग देखो, बोले क्या, क्यों खड़े हो? तो बोले वो पेमेंट, भाग दोनों को भगा दिया, मेरा पेमेंट का पैसा बच गया। बड़ी खुशी हुई। अरे मैं भी 25 साल का आदमी, अगर कुछ पैसा हाथ में आ जाए तो अच्छा है। कार्यक्रम मैं मजाक कर रहा था। बाद में उन्होंने गंधर्व महाविद्यालय में बुलाया, मेरा कार्यक्रम रखा। मैं जब जाता था वहाँ पे, उनके घर में रह भी जाता था, घर मतलब गेस्ट हाउस था उनका, अपने साथ बैठा के खाना खिलाते थे सबको। संबंध तैयार हो गया। किससे तैयार हुआ? ग्रीन रूम में घूमते रहने से। मैं भी बैठ सकता था सोफे पर, एक कुर्सी पर बैठ जाता कि मैं श्रोता हूं, नहीं, मुझे श्रोता नहीं बनना था, मुझे संगीत का एक एक्टिविटी के पार्ट बनने थे। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें सीखते सीखते जो मैंने 5 दशकों में एक बड़ा सा परिवर्तन देखा है। संगीत में कुछ अलग अलग आयाम होते हैं। आप जब प्रस्तुति करते हैं तो आप उसको तय करते हैं मन ही मन कि आज आप कैसे प्रस्तुति करेंगे, क्या नहीं कैसे। या तो आप मेडिटेशन की तरह करेंगे, ध्यान मग्न होकर संगीत की साधना में ऐसा महसूस होगा कि आप समुद्र की गहराई में धीरे 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 धंसते चले जाएंगे।
और या तो आप उछल कूद मचाएंगे, ताल से खिलवाड़ करेंगे, लय दिखाएंगे, 5 गुण 6 गुण 15 गुण 19 गुण दिखाएंगे, अपनी विद्वता दिखाएंगे वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज करेंगे। बड़े कलाकार भी यही कर रहे हैं, छोटे बच्चों की तो बात ही अलग है, क्या न क्या दिखा दे, इधर सा उधर सा, ये खींचा नहीं। अरे भाई यही सब देखना होता तो हम सर्कस का टिकट ना काट ले, गाना सुने क्या दे, बड़ी मुश्किल है। जहां जा रहे वहां पे हमको मेडिटेशन नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि कलाकार अब मेडिटेशन करने को तैयार नहीं। तो श्रोता कहां से करेंगे? आप जो दिखाएंगे समझाएंगे वही ना करेंगे। लेकिन रविशंकर जी को मैंने देखा था, वे उत्तुंग, इतने ज्यादा पॉपुलर, उनको कहा गया है कि वो म्यूजिशियन ऑफ द पिछले शताब्दी के म्यूजिशियन माने गए। कभी अपने समझौता उन्होंने अपनी प्रस्तुति से नहीं किया। जिस राग को उठाया उस राग में गहराई में धंसते चले गए, निकलते चले गए, बाकी श्रोताओं को अपने साथ पकड़ के अंदर उसको गहराई में उसको भी धकेल दिया। जो समारोह में उस कार्यक्रम में से होकर के बाहर निकला, उस अचानक से उसे लगता है कि 3 घंटे राग बिहार में 3 घंटे निकल गए। ये जो काल शून्यता है, जहां जाके काल स्थान देश पात्र सब कुछ भूल जाता है आदमी, वहां पहुंचाने की क्षमता है किसी कलाकार में आज? मुझे नहीं लगता है। वो जमाना गया। इसमें कसूर आपका नहीं है, कसूर हम ही कलाकारों का है। तो हमारे में क्या औकात है कि हम ऐसा कुछ कर सके, लेकिन हम अपने कार्यक्रमों में उन चीजों को थोड़ा धीरे धीरे वर्जित करते हुए, कम करते हुए, इन चीजों पर ज्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रहा हूं, करता ही रहा हूं। भले कोई न सुने, नाम न हो, यश न हो, पैसा न मिले, कुछ न मिले, राग मिल जाए, इससे बड़ी बात क्या सकती है? कितने फ्लैट है हमारा ये इंपॉर्टेंट है, या कितने राग हमको आते हैं ये इंपॉर्टेंट है? ये आप जैसा समझिए। किसी के लिए वही इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। बताता है मेरे पास बंबई में 2 फ्लैट है, कलकत्ता में 3, दिल्ली में भी है और लंदन में भी मैंने जमीन खरीद दी है। ठीक है, पूरा वर्ल्ड खरीद लो। राग वो सबको नहीं आता है, वो साधना करोगे तभी आएगा। तो विद्या की साधना करने का यही संदेश मुझे गुरुजी से मिला। कार्यक्रम में भी मना कर देते थे, नहीं जाते थे। जहाँ उनको समझ में नहीं आता था नहीं जाते थे। गाना बहुत अच्छा गाते थे लेकिन नहीं जाते थे। साधना छूट जाएगी। बाहर जाना है कार्यक्रम करने का, जाएंगे 1 घंटा गाएंगे, 3 दिन तक ट्रेन में पड़े रहेंगे, क्या फायदा? नहीं, हमारा गाना छूट जाता है। ये 80 साल की बात है। और जब 85-86 साल में उनका देहांत हुआ, उस दिन सुबह वह यमन इसलिए गा रहे थे, यमन तो गा ही रहे थे, किस लिए गा रहे थे? इसलिए गा रहे थे कि शाम को गौतम तिवारी आएगा, उसको सिखाना है, और इसलिए वो यमन का खुद रियाज कर रहे थे। ये हालत थी उनकी। मृत्यु से 2 दिन पहले बोले कि एक राग हमारे दिमाग में गूंज रहा है, इसका ऐसे ऐसे करना है। तो आपने कहा कि राग का नाम हम देंगे। हम से थोड़ा मुंह लगे हो गए, हालांकि भयंकर गुस्से थे। देख लीजिए चेहरा, देखिए उनका। जब इतना माला पहन करके ऐसे ताक रहे होंगे, तो जब गुस्साते रहे होंगे तो क्या हालत था। तो मुंह लगे हो गए थे। हमने कहा कि नाम हम देंगे। बोले क्या नाम रखोगे? हमने कहा मुकुंद प्रिया। बोले नहीं, मैं अपने नाम पर राग नहीं बनाता, अपने पिताजी के नाम पे बनाए। बोले आप बनाइए ना, हम नाम इसका मुकुंद प्रिया रखते हैं। हमें क्या मालूम कि आज बात हो रही है, परसों गुजर जाएंगे ये। तो खैर गुजर गए। मैंने राग उनकी इच्छा के विपरीत मुकुंद प्रिया ही रखा, बंदिशें बनाई, अर्पित किया कई बार कार्यक्रमों में। हाँ, सूचना, आज शाम को हम लोग शिल्पायन फेसबुक लाइव पुनः शुरू कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी डिमांड आ रही थी। सब लोग कह रहे थे कि वो तो होना ही चाहिए, कार्यक्रम तो होता है। तो 800 दिन हम लोग कर चुके हैं, ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत। 800 दिन, और 801वां दिन आज है। पुनः शुरू कर रहा है, तो किससे शुरू करना चाहिए? मुकुंद प्रिया से। आज का दिन है, कौन गाएगा? डॉक्टर शुभम करते। तो शाम को 6 बजे आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक? ओके, वाणी को विराम देकर के अब संगीत की ओर चले। ठीक है रानी, आपकी बात होगी।